मुझे क्या बोल रहे हैं कि पवन साहू ने तो ऐसा कर दिया, पवन साहू ऐसा है, पवन साहू कायर है। पवन साहू कभी कायर नहीं बनेगा भाई, और कायर लोगों के निशान कभी ये नहीं बनते हैं। जो भाग खड़े होते हैं उनके लिए ये निशान नहीं है। एक किताब मिली है, इसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो पूरा एंड तक देखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा वो शायद आपको आज से पहले कहीं पे भी नहीं मिली होगी, कहीं पे भी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो मेरी मेहनत है उसको सफल बनाने का प्रयास करिए, मतलब जितना हो सके और लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि देश में कितना बड़ा खतरा है इसके बारे में देश के मंत्री तक को शायद नहीं मालूम है। देश की जनता की तो बहुत दूर बात है। हालांकि जो लोग जागरूक जनता है वो लोग जानते हैं कि आगे क्या होने वाला, क्या हो सकता है, लेकिन जिन्होंने सेकुलरिज्म का चश्मा पहना हुआ है वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। तो बात करेंगे 2025 की। हालांकि 2024 तो ख़त्म होने वाला है, आगे 25, 26, 27 ये सारे आते रहेंगे। उन्होंने क्या टारगेट रखा था पीएफआई का, उसका संगठन का नाम ख़त्म हो गया। आप इस चीज़ में मत रहिएगा, संगठन का नाम ख़त्म हो गया तो उनका जो टारगेट है वो ख़त्म हो चुका है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। हालांकि कई लोग तो भूल भी गए होंगे कि किसी ने 2047 तक का टारगेट भी रखा है। 2047 का टारगेट केवल रखा था, लेकिन ये सच बात नहीं कि 2047 में ही उनका जो मिशन है कंप्लीट हो जाएगा। 2047 से 17 साल पहले 2030 में भी हो सकता है कंप्लीट, 2029 में भी, 28 में भी, और 2025 में, 26 में क्या परिणाम निकलेंगे ये आपको देखने को मिल जाएगा कुछ समय के बाद ही। 29 में तो कंफर्म है, बीजेपी को भी मालूम है अच्छे से कि जब इनके वोटर्स ही उतने नहीं रहेंगे तो इनको जिताने वाला कोई नहीं। आगे आगे क्या होगा आपको ये देखने को मिलेगा कि अधिकतर हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये न्यूज़ आपको अधिकतर देखने को मिलेगी। न्यूज़ कहाँ से आपको देखने को मिलेगी? जो बड़े बड़े टीवी न्यूज़ चैनल वाले हैं वही दिखाएंगे, और वो जो न्यूज़ दिखाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट ही दिखाएंगे, लेकिन वो भी थोड़ा सा चूक जाएंगे सही जानकारी आप तक पहुंचाने में। जैसे कि न्यूज़ की हेडलाइन तो ये रहेगी कि आज इतने हजार हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को कबूल करा है, आज 500 लोगों ने सनातन को छोड़ के इस्लाम को स्वीकार करा है। ऐसे आपको खबरें देखने को मिलेगी, लेकिन ये बात मिसलीडिंग कहाँ से होगी? ये न्यूज़ मिसलीडिंग कहाँ से होगी? क्योंकि 2014 से पहले जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे थे, अभी तक घुसपैठ बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, अपना असली नाम, असली पहचान बता करके, दिखा करके रह रहे थे। लेकिन 2014 आने के बाद में क्या हुआ? सब ने जाली दस्तावेज बनवाने चालू कर दिए। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब 2014 में सरकार आई थी तो आम तौर पे लोगों के माइंडसेट में मोदी जी को लेकर क्या था कि अब मुसलमान को काट दिया जाएगा, मुसलमान को भगा दिया जाएगा। गुजरात में तो एक भी मुसलमान नहीं है, मतलब इतनी खतरनाक छवि थी जो शायद अब वो छवि मोदी जी शायद ही कभी कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए लोगों ने लगभग नकली दस्तावेज को बनवाना चालू कर दिया। नकली आधार कार्ड, नकली वोटर आईडी, नकली राशन कार्ड, नकली लाइसेंस और जितने भी होते हैं वो सब। तो जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ समय के बाद हिंदू से मुस्लिम बनेंगे, वो यही लोग हैं। ऑफिशियली तौर पे एकदम से झुंड निकल के सामने आ जाएगा। जिस तरीके से ग्रुप बना करके आपको मालूम होता है कि कहीं पे भी हिंदुत्व के मानने वाले अगर रैली निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं तो हमला कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा प्लानिंग के तहत होता है। सेम यही चीज़ भी होगा कि 500 लोगों ने सनातन को छोड़ के इस्लाम कबूल करा राजस्थान में, उड़ीसा में 1000 लोगों ने सनातन को छोड़ के इस्लाम को स्वीकार करा, बंगाल में 2000 लोगों ने छोड़ा, असम में 3000 ने। ये केवल मोटे मोटे स्टेट के नाम बता रहा हूँ, ये नहीं कह सकते कि ऑफिशियली तौर पे यही स्टेट है, ये केवल नाम आपको बता रहा हूँ। असम का ही ले लो भाई, 1995 केवल 12% मुस्लिम की आबादी थी और अब 40% पहुँच चुकी है। लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही, क्योंकि भाई ये बॉर्डर वाली राज्य है, कोई सख्त कानून नहीं है ना, इसलिए घुस जाते हैं यहाँ पे। अरे फिनलैंड जैसे बाहरी देश में देख लो भाई, इसका साफ तौर पे कहना है कि सीरिया, ईरान, अफ्रीका, सोमालिया के जितने भी और अवैध घुसपैठिए किसी को घुसने नहीं देंगे यहाँ पे, और जितने भी घुसे हुए इन सबको अब ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा। अब ये जो सनातन से इस्लाम में दिखाएंगे कन्वर्ट होते हुए, इसका अगर मोटी मोटी बात कहे तो सहयोग कौन कर रहा है? 10 कानून चल रहे हैं, 300 सरकारी योजनाएं चल रही हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा, शायद अगर आप उस जगह पे गए होगे तो कई झोपड़पट्टी वाले एरिया पे, जहाँ पे बताया जाता है कि रोहिंग्या रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर रोहिंग्या रह रहे तो साथ में हिंदू नहीं रह रहे, हिंदू भी कई जगह ऐसा होता है कि रोहिंग्या के साथ में रहते हैं। तो सरकार की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं 1000 रुपये, 500 रुपये, किसको दिए जाएंगे? माइनॉरिटी वालों को। और फिर जो हिंदू बगल में ही होगा तो वो अगर पूछेगा उनसे, जो पैसे दे रहा होगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कि इसको इतना सब्सिडी क्यों, इतने इसको पैसा क्यों, तो वो कहेगा कि ये मुसलमान है और तुम हिंदू हो, बस इसलिए। फिर वो हिंदू जिसको नहीं मालूम कि शाम को क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे,
क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कल नहा पाएंगे या नहीं, वो क्या सोचता है, साला हमें इसमें ही रहते हुए क्या मिल रहा है, इस्लामी कबूल कर लो, क्या दिक्कत है, पैसा तो मिलेगा फ्री का। तो ये सोचते हुए कन्वर्ट हो जाता है। और उनको जो 1000 रुपये, 500 रुपये या किसी भी प्रकार से जो भी पैसे या जो भी मदद मिल रही है किनके तरफ से, वो कहाँ से आ रही है, आपके टैक्स के पैसे से। आपके ही टैक्स के पैसे से उनको मदद मिल रही है और आपके ही टैक्स के पैसों की वजह से उस लालच में आकर एक गरीब हिंदू हो सकता है वो इस्लाम को कबूल कर ले। तो धर्मांतरण को प्रमोट कौन कर रहा है, योजनाएं, कानून। और हम कहते हैं कि धर्मांतरण को रोको रोको रोको। कैसे रोका जाए, जब तक ये सारी चीज़ें बंद नहीं होंगी तो ये धर्मांतरण रुकेगा नहीं। अभी जब 2024 में इलेक्शन होने वाले थे, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये है लंबी थोड़ी वीडियो है, इसमें से छोटी सी कटिंग है जो आपको दिखा देता हूँ कि माइनॉरिटी वालों के लिए स्पेशल क्या क्या बनाया हुआ है। पहला, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनवाया। दूसरा, मुसलमानों के लिए बांग्लादेश बनवाया। तीसरा, मुसलमानों के लिए 370 लागू किया। अल्पसंख्यक बिल आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनवाया, वक्फ बोर्ड बनवाया, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनवाया। देख लिया। अश्विनी उपाध्याय जी ने PIL दाखिल करी है जिसमें उनका कहना है कि 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं हिंदू, 200 जिलों में और 1500 तहसीलों में। अगर मैं नॉर्मल बात करूं, जो लोग कहते हैं कि भाई NRC आनी चाहिए, NRC आनी चाहिए, चलो ठीक है, NRC नहीं आ पा रही है। कई ऐसे छोटे मोटे लोग हैं, निगम पार्षद, MLA जैसे प्रधान जो गाँव के होते हैं, परेशान रहते हैं कि भैया मोदी ये सारा कुछ क्यों नहीं कर रहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं ला रहा है, NRC क्यों नहीं ला रहा। तो भैया वो सारा कुछ अपने सर पे डोलता घूमे कर ले करके तुम भी कुछ करो, बहुत कुछ कर सकते हो। NRC आने से पहले NRC जैसा आप माहौल बना सकते हो। आप अपने घर के इर्द गिर्द, बॉर्डर के आसपास, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं, वहाँ पर उससे थोड़ा दूर बोर्ड लगा सकते हो कि कोई भी अगर यहाँ पे रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठ मिला तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी, जुर्माना अलग से लगेगा। अन्यथा जितना जल्दी हो सके 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपका समय है, देश से या इस जगह से भाग जाओ, निकल जाओ। कौन चाहता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ाए, कौन चाहता है। बस जो लोग भी ऐसा सोचेंगे कि हाँ हम ऐसा अगर आधार कार्ड नकली बनवा लेते या फिर हमारे कुछ रिश्तेदार हैं तो हम वहाँ पर रह लेंगे, तो ऐसे गिनती करके 100 में से बता रहा हूँ केवल 1-2% होंगे, बाकी 99% अपने आप डर के भागेंगे। NRC आने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही आप NRC जैसा माहौल बना दो ना। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा। यदि आप मंत्री नहीं है, यदि आप निगम पार्षद नहीं है, यदि आप MLA नहीं है, यदि आप प्रधान नहीं है, प्रधान के कोई सदस्य नहीं है, यदि आप आम जनता है, तो आम जनता भी ऐसा कर सकती है। अगर आम जनता ऐसा नहीं कर सकती तो अपनी इस बात को अपने नेता तक पहुंचा सकती है। और इस चीज़ के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि आपके नियर बाई जो भी नेता है वो ऐसा माहौल बना सके कि रोहिंग्या को जल्दी से जल्दी या घुसपैठियों को जल्दी से जल्दी भगाए और जो जनसंख्या विस्फोट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है उसको घटाया जा सके। केवल भाई भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे खुलेआम लोग फिलिस्तीन का झंडा लहरा सकते हैं। और गिरफ्तारी की बात करें तो इन जैसों के तो हुई नहीं अभी तक, लेकिन यहाँ मक्का के काबा में एक महिला ने खुले में चौड़े में फिलिस्तीन का झंडा फहराया, उसे तुरंत सऊदी अरब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और बाहर घूसखोरी तो चलती नहीं है तो 8 महीने की जेल हो चुकी भाई। आमतौर पर हर कोई कहता है कि हिंदू जागो 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 जागो, जाग के कहाँ जाए, कहाँ लड़ने चले जाए, कहाँ तलवार उठा ले, हर कोई यही सोचता है। तो भाई अगर आप जागे हो तो इस जानकारी को अपने नियर बाय जो भी MLA पार्षद है या जो सांसद है, मंत्री हो, कोई भी हो, वहाँ तक ऐसी जानकारी को पहुँचाओ। आपके जागने से ये होगा। अगर आप जाग करके ये नहीं कर सकते हो तो आपके जागने का घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। पवन साहू जानते तो होगा इसको, 26 मिलियन से अधिक इसके सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, 5 मिलियन से अधिक इसके फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे। गौ माता की लड़ाई के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए रोड पर उतरता है अपने साथियों के साथ में, और पुलिस इसके डंडे ऐसे छापती है कि जैसे खाल सी कट गई हो। खुद सुने कि क्या बोलता है ये। 2 3 4 1 ये 5, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज का जो भी माहौल बना उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज ये सब गांव मुझे, मतलब यूं मान के चलो, ये मुझे दर्द नहीं दे रहे हैं, ये मुझे खुशी दे रहे हैं कि आज के दिन और ये गांव मैंने खाए हैं सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए। गौ माता के जो साथ अन्याय हुआ उसके संघर्ष को लेकर हमने ये गांव खाए हैं, तो इस चीज की मुझे सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे सबसे बड़ा जो सदमा पहुंचा है, सबसे बड़ा जो दुख पहुंचा है, वो इस बात का है कि आज हिंदू ही सबसे बड़ा हिंदू का दुश्मन बन चुका है।
और ये मैंने आज ही देख लिया ये सारी चीजें। मैं इतने दिनों में गलतफहमी में था, लेकिन आज सारा मेरे सामने क्लियर हो चुका है। मैंने जितने भी भाई ये सबको समझाने की कोशिश की कि भाई जो भी है कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलने दो। मैं अंदर गया था, दोषियों को पकड़ रखा था, उनसे बातचीत पूछताछ चल रही थी। मैंने वापस आके बताया कि भाई ये प्रक्रिया चल रही है, आप शांति बनाए रखो, नहीं तो लाठीचार्ज किया जाएगा। लेकिन अभी हिंदू ही मुझे क्या बोल रहे हैं कि पवन साहू ने तो ऐसा कर दिया, पवन साहू ऐसा है, पवन साहू कायर है। पवन साहू कभी कायर नहीं बनेगा भाई। और कायर लोगों के निशान कभी ये नहीं बनते हैं। जो भाग खड़े होते हैं उनके लिए ये निशान नहीं है। मैं डटा रहा, मैंने आपको बोला था ना कि आप सब भाग जाओगे लेकिन मैं नहीं भागूंगा। समझ गए ना? आप में से बहुत सारे लोग नहीं भागे, वो उनके लिए मेरी सीना ठोक के कहता हूं सैल्यूट। अगर आपको इसके प्रोटेस्ट का वो वीडियो देखना है जिसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, देख सकते हैं। आपने न्यूज़ ये भी सुनी होगी, अभी कल परसों की है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि प्रयागराज में जिस मदरसे में छापेमारी के दौरान नकली नोट पकड़े गए थे, उसी मदरसे में कुछ किताबें मिली हैं जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि मदरसों में हथियार भी मिले हैं। लेकिन जिस किताब की बात कर रहा हूँ जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया है, उस किताब को लिखा किसके द्वारा, ये थोड़ा सोचने विचारने की बात है। उसको लिखा है महाराष्ट्र के सीनियर पुलिस अधिकारी MS मुशर्रफ ने। ये जो है महाराष्ट्र पुलिस के IG रह चुके हैं। अब आप सोचिए कि जो बंदा इस तरीके की किताब लिख सकता है, तो वो जब डिप्टी SP रहे होंगे, SP रहे होंगे, SSP रहे होंगे, या IG रहे होंगे, या DIG रहे होंगे, तो उन्होंने कितने आतंकवादियों की मदद करी होगी। ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मदद करी है, लेकिन ये बात बता रहा हूँ कि इतना कुछ अगर ये रह चुके हैं तो कितने लोगों की आतंकवादियों की मदद कर चुके होंगे। और हो सकता है कि कई राष्ट्रवादियों को झूठे केस में भी जेल में डाला होगा। अब विचार करने वाली बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको UPSC की ट्रेनिंग मिलती है, 3 साल मेहनत करता है, फिर भी उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें उसके दिमाग से नहीं निकलती और किताबें लिखते हैं भाई कि RSS आतंकवादी संगठन है। इसी मदरसे की एक और बात सुनो, जिस मदरसे में नकली नोट छापने की मशीन मिली है, इसी में आधार कार्ड को भी लेकर बातें निकल के सामने आई है कि नकली छपते थे। और इतना ही नहीं, कहानी यही नहीं रुकती है। इसी मदरसे में बताया जाता है कि तुर्की और सऊदी अरब से प्रति वर्ष 48 लाख रुपए भेजे जाते थे और अभी तक 2 करोड़ से अधिक की फंडिंग बताई जा रही की हो चुकी है। लेकिन जिस आधार कार्ड की बात कर रहा हूँ कि इसमें फर्जी आधार कार्ड की बातें निकल के सामने है कि फर्जी बनते थे, इतना ही नहीं है, मैं और कहीं की बात कर रहा हूँ। जो आधार कार्ड अब बनते हैं या किसी को नकली बनवाना है तो 3,000 रुपये में बन जाता है, और 5,000 रुपये में भैया जो किराए पर लोग भटक रहे हैं ना, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये मकान ले रहे किराए पे हिंदू भाई लोग, 5,000 में जुग्गी मिल जाती है घुसपैठियों को। रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ आपको, पूरा ध्यान से सुनिए। सर अपना ESI हॉस्पिटल ओखला के जस्ट बैक साइड में फेस 1 पूरा बांग्लादेश बसा हुआ है। आप चल के देखिए, हम आपको लेके जाएंगे वहाँ पे। पूरा बांग्लादेश बसा हुआ है। 3,000 का आधार कार्ड और 5,000 में आधार कार्ड प्लस जुग्गी मतलब जुग्गी डाल के देते हैं। 1 मिनट, 3,000 का आधार कार्ड है और 5,000 में प्लस जुग्गी भी है। यानी कि शायद ऐसा बता रहे होंगे कि अगर 5,000 देंगे तो उसमें जुग्गी भी और आधार कार्ड भी, अगर 3,000 देंगे तो केवल आधार कार्ड। 1 मिनट, ये दोबारा पीछ हो गए, दोबारा सुनिए चलो इसको आप। सर अपना ESI हॉस्पिटल ओखला के जस्ट बैक साइड में, ओखला के ESI हॉस्पिटल के जस्ट सामने पूरा बांग्लादेश बसा हुआ है। आप चल के देखिए, हम आपको लेके जाएंगे वहाँ पे। 3,000 का आधार कार्ड और 5,000 में आधार कार्ड प्लस जुग्गी 5,000 मतलब जुग्गी डाल के देते हैं। मतलब आपको जगह दे देंगे, आप जुग्गी डालो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई तोड़ने वाला नहीं। बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, मोहल्ला क्लिनिक का दारू पीने के लिए बगल में ठेके खोल दिए। क्या बात है। वही ओखला फेस 1 में सर ना, ये तो पूरा फेस 1 में ही है। ढूंढना है तो देख लो, बता दे रहा हूँ आपको, ओखला फेस 1 की बात कर रहे हैं। जहाँ पर घोड़े का ढेर है उसके अपोजिट साइड की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा हाँ, ESI हॉस्पिटल के बगल में ESI, हाँ। ये सब लोग जो रह रहे हैं, ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं सर। रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं और कोई नहीं है। लोगों को जिसको हिंदी जो बांग्ला में बोलेगा वो कहाँ का वही इंडियन तो होगा नहीं ना सर। हिंदी उनको समझ में नहीं आती है। भाई अपने इधर का जो भी होगा क्या बोलेगा, उड़िया बोलेगा, बांग्ला राजस्थानी जहाँ का भी होगा वहाँ का बोलेगा।
बंगाली लैंग्वेज जो बोलेंगे अलग ही हटके होती है, उसको सब समझता है। और इसकी मामला की 3,000 में आधार कार्ड बता देते, 3,000 में आधार कार्ड, 5,000 में झुग्गी प्लस आधार कार्ड। झुग्गी प्लस का बोलो तो मतलब जगह दे देंगे, आप झुग्गी डालो। अच्छा, ये बना के नहीं देगा, मतलब भाई 4 आदमी है, मतलब भाई क्या डालना है, 4 खंबे खड़े कर। वह हिंदू ही पागल है जो साले को 7-8 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये भर रहा है, किराए पे भटक रहा है। यहाँ देखो 5,000 दो, अपनी मन मर्जी का आधार कार्ड बनवाओ, और जगह पता नहीं कौन दे रहा है। जगह दे देते भैया यहाँ झुग्गी बना लो, किसी की औकात नहीं तुम्हें हिलाने की, किसी की औकात नहीं तुम्हें जरा सा कोई हाथ टच कर दे। कौन दे रहा है? इसके पीछे की किसके साजिश है, किसका हाथ है? मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है, फ्री का राशन आ रहा है, बस फ्री है, क्या दिक्कत है? और ऊपर से पैसे अलग से आ रहे हैं, अमानतुल्लाह खान जैसे लोग मदद कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? और ये देखो आधार कार्ड। प्रश्न तो ये भी खड़ा होता है कि जो आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने वाली किताब लिख रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसको किसकी फंडिंग आ रही थी? किसके कहने पे सारा कुछ लिखा गया, या इसके अपने विचार हैं? तो भाई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको मेरी जैसे बहुत कुछ कम लोग जानते हैं। आमतौर पर सेकुलर तो खैर इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, अगर उसको बताओगे तो हंसी मजाक में टाल देगा वो। उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई भी हिंदू की शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर जो मुस्लिम हमला करते हैं, पिछली बार राजस्थान में 18 मुस्लिमों को गिरफ्तार कर लिया था, तो कोर्ट क्या बोलती है कि भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। वाह! और ये बोलते हुए जमानत मिल जाती है। अरे कन्हैया लाल का केस, कौन व्यक्ति है जो सादा भूल जाएगा इस केस को? बेटे ने वचन लिया कि जब तक जो इनके गुनहगार उनको फांसी नहीं होती तब तक इनकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया जाएगा। जावेद को गिरफ्तार किया था लेकिन हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। अब कोर्ट को शायद इससे कोई दिक्कत नहीं कि भैया कन्हैया लाल की अभी भी अस्थियाँ रखी हुई है, या उनका बेटा नंगे पैर चल रहा है, शपथ ली हुई है उसने इस चीज़ को लेकर, बाल नहीं कटवा रहा है, इस चीज़ को लेकर प्रण लिया हुआ है। लेकिन कोर्ट को क्या इन सब चीज़ों से? जमानत मिल गई भाई आरोपी को। अब जिस आरोपी को भाई बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है, क्या गारंटी कि आगे किसी और का गला नहीं उतारेगा? सबसे पहले तो भाई जिम्मेदारी इस चीज़ की जनता की है, फिर उसके बाद सरकार की है। सरकार शायद मुझे नहीं लगता जानती है या नहीं जानती, अगर जानती है तो पता नहीं इतना बड़ा खतरा बीजेपी पे खासकर उसको मालूम है। अगर वो हिंदुत्व के लिए बोल रही है तो 29 में क्या होने वाला सब जानते हैं। अगर वो कुछ नहीं कर रही तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। इग्नोर बिल्कुल ही मत करिएगा। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप सोच लो, आप देश से नहीं, आप अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला, अगर इतना कुछ देखने के बावजूद भी नहीं समझे, तब आपके बच्चे ही बताएंगे कि मम्मी देखो क्या हो रहा है, वहाँ पे गोली चल रही है, यहाँ देखो भैया बारूद मार दिया, यहाँ झोपड़ी उड़ा दी, यहाँ घर उड़ा दिया। भविष्य क्या होगा शायद आप सोच सकते हैं। नमस्कार।